यस, हम लोग यूनिट 2 के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें पहला था अस्थायी स्थान प्रणाली और दूसरा था सापेक्ष स्थान प्रणाली। अस्थायी मतलब फिक्स्ड लोकेशन सिस्टम और रिलेटिव लोकेशन सिस्टम। तो ये फिक्स्ड रिलेटिव सिस्टम जो है ये ड्यूक युग से पहले की बात है। इसमें क्या होता था कि किसी भी पुस्तक को एक निश्चित स्थान दिया जाता था और उसकी कॉल संख्या होती थी, जैसे 2.4.6.25। तो इसमें इसका ये मतलब होता है कि लाइब्रेरी के दूसरे कक्ष में, चौथे अलमारी में, छठवें सेल्फ में 25वां पुस्तक, इस तरह से दिया जाता था। इससे क्या होता है, पुस्तक को खोजने में आसानी होती थी, लेकिन इसकी कई कमियां थी। तो इसका रख रखाव बड़ा कठिन होता था और नई पुस्तक अगर कोई आती थी तो उसको कोने में रख दिया जाता था। और अगर मान लीजिए कोई पुस्तक परिवर्तन करना होगा उसका जगह, तो पूरा का पूरा जो उसका कॉल संख्या है उसको परिवर्तित करना होगा। तो इन सारी चीज़ों से फ्रस्ट्रेट होकर मेलविल ड्यू इस वैज्ञानिक ने, इस विचारक ने क्या किया, एक नई प्रणाली की खोज की। इसको बोलते हैं रिलेटिव लोकेशन सिस्टम। इसमें क्या हुआ कि किसी भी पुस्तक को फिक्स जगह नहीं दिया जाएगा, बल्कि विषय को फिक्स जगह दिया जाएगा। जैसे इकोनॉमी को फिक्स जगह दे दिया गया, मैथ्स को अलग, इस तरह से सब्जेक्ट वाइज इसने फिक्स जगह दिया, सब्जेक्ट को उसने फिक्स जगह दिया। अब इससे क्या आसान हो गया कि कोई भी नई पुस्तक आती थी किसी विषय से रिलेटेड, तो उसको उस विषय के सेल्फ में रख दिया जाता था। और इतना ही नहीं, मान लीजिए मैथमेटिक्स का पार्ट है तो उसमें जो अंक गणित, बीजगणित या अन्य जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों का अलग अलग किया जाता था। और उसमें अगर ज्यामिति है तो ज्यामिति का भी अलग सेक्शन हो गया। अब उस ज्यामिति में भी अगर यूक्लिड ज्यामिति हो गई, समतलीय ज्यामिति हो गया, ठोस ज्यामिति हो गया, त्रिकोणमिति हो गया, तो उसको भी अलग व्यवस्था मिल गई, तो यह आसान हो गया। तो अभी इसका प्रयोग हो रहा है वर्तमान समय में भी, लेकिन ये फिक्स्ड लोकेशन सिस्टम ये बंद हो गया है, बड़ा ही टफ था इसलिए। तो यही था, इन दोनों में कई बार पूछा जा चुका है। अगला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिज़ाइन पद्धति के अनुसार वर्गीकरण के प्रकार को बताइए और तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत कीजिए। तो इन्यूमरेटिव सिस्टम और फेस्टेड सिस्टम मतलब परिगणात्मक प्रणाली और पक्षात्मक प्रणाली, ये दोनों चीज़ें। इसका हम लोग टेबल में भी वो क्लासिफिकेशन, उसके अंतर को जानेंगे। परिगणनात्मक इन्यूमरेटिव प्रणाली क्या होता है? यह वह प्रणाली है जिसमें सभी वर्गों तथा उससे संबंधित प्रतीकों को परिगणित या सूचीबद्ध किया जाता है। अभी इसको सूचीबद्ध किया जाता है प्रतीकों के आधार पे, वर्गों के आधार पे। एक नई प्रणाली है, इसका जो एग्जाम्पल है वो डीडीसी है, और इसमें पास्ट की, प्रेजेंट की और फ्यूचर की सभी जो विषय हैं उसकी परिकल्पना करके, परिगणना करके, मतलब उसका कैलकुलेशन करके, इन्यूमरेट करके, उसके लिए एक सेक्शन या एक चिन्ह बनाया गया और उस आधार पे उसका वर्गीकरण किया गया। और एक संख्या बनाने की इसकी ना तो ज़रूरत है ना तो लाइब्रेरियन को अधिकार। इसका एग्जाम्पल है डीडीसी। और हालांकि इसका काफ़ी तिरस्कार भी किया जाता है, इसको बोलते हैं मार्क एंड पार्क। तो ये बहुत ही तिरस्कार के रूप में बोला जाता है, मार्क एंड पार्क सिस्टम। और अगला दूसरा है जो पक्षात्मक प्रणाली। इसमें ये परिगणात्मक का बिल्कुल ही उल्टा है। इसमें क्या होता है कि आधारभूत वर्ग और उसका जो सामान्य, इसमें 3 प्रजातियां हैं। एक तो ऑलमोस्ट फेस्टेड, दूसरा है रिजिडली फेस्टेड और फ्रीली फेस्टेड। तो पहला अगर हम लोग देखें, लगभग पक्षात्मक, अनन्य पक्षात्मक, निर्बाध पक्षात्मक वर्गीकरण। तो पहला अगर हम लोग देखें तो लगभग पक्षात्मक में क्या बताया जाता है कि भूत, वर्तमान और भविष्य के अधिकतम विषयों को एक बृहद अनुसूची में गणना किया जाता है, और इसमें एकल और विशिष्ट सारणियाँ शामिल होती हैं। और इसका एग्जाम्पल जो है यूनिवर्सल डेसिमल सिस्टम है। और दूसरा जो है जो अनम्य पक्षात्मक वर्गीकरण है, इसके अंदर क्या होता है कि वर्ग के अंदर संपूर्ण विषयों के पक्ष और उसके पूर्ण अनुक्रम को निर्धारित किया जाता है।
और इसके भी 3 संस्करण बताए गए हैं। और अगला जो है निर्वाध, और इसका जो उदाहरण है अनम्य का, उसमें सीसी का जो कॉलन क्लासिफिकेशन है उसका जो पहला 3 संस्करण है इसके अंतर्गत आते हैं। और निर्वाध वाले में क्या है कि आधारभूत विषय से संलग्न यौगिक विषय जो हैं वो अनम्य या पूर्व निर्धारित पक्षात्मक परिसूत्र नहीं होते हैं। ये बड़ा ही टफ है, क्या कहा जा रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसमें पक्षात्मक में सिंपल सा ये है, एक तो ये परिगणात्मक का उल्टा है और इसमें 3 भाग दिए गए हैं। एक तो ऑलमोस्ट, रिजिडिटी एंड फ्रीली फेस्टेड, और इसमें इसका जो उदाहरण है उसमें सीसी जो कॉलन क्वालिफिकेशन है ये आ जाता है, और यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन भी आता है, और पहले वाले में ही आता है। इसका भी अंतर हम लोग देख रहे हैं। आ गया अंतर परिगणनात्मक और पक्षात्मक। सबसे पहले ये जो परिगणनात्मक है इसमें यह मूल, यौगिक और कुछ मिश्रित विषयों को एक व्यवस्थित सूची होती है, और इसमें भूत, वर्तमान और संभाव्य भविष्य के विषयों को सम्मिलित किया जाता है। इसमें सभी वर्ग बनाए होती हैं। लेकिन पक्षात्मक में क्या होता है, इसमें यौगिक और मिश्रित विषयों को किसी भी प्रकार की वर्ग संख्या नहीं बनाई जाती है। या मूल विषयों और विशिष्ट एकल तथा कुछ सामान्य एकलों की एक सूची होती है। इसमें वर्ग बनाया जाता है, इसमें एक सूची बनाई जाती है। सिंपल सा ये विकास के क्रम में यह वर्गीकरण प्रजातियों में सबसे पहली है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन इस प्रजाति का अच्छा नमूना है। और ये जो पक्षात्मक है ये नवीनतम व्यवस्था है, ये प्राचीनतम है, ये नवीनतम है। रंगनाथन ने जो कॉलन क्लासिफिकेशन दिया था वो इसका उदाहरण है। और परिगणात्मक में देखिए यहाँ भूतकाल के विषयों का वर्गीकरण है तथा सूचना संसाधन एवं व्यवस्थापन के क्षेत्र में आधुनिक समय में हो रही क्रांति से उत्पन्न चुनौती का सामना करने में सक्षम है। लेकिन वर्तमान पक्षात्मक को देखें, वर्तमान और आगे आने वाले विषयों का वर्गीकरण है, और सूचना क्रांति का ये सक्षम नहीं है। चुनौती जो आ रही है क्रांति का, सूचना क्रांति, वो सक्षम नहीं है परिगणात्मक, लेकिन पक्षात्मक है। इसीलिए कॉलन क्लासिफिकेशन को बहुत ही अच्छा माना जाता है, लेकिन इसका उपयोग बहुत कम है। क्यों है आगे देखते हैं। जो परिगणात्मक प्रणाली है वो कोई स्पष्ट सिद्धांत या मापदंड इसके नहीं होते हैं, लेकिन पक्षात्मक के स्पष्ट मानदंड होते हैं और उसके प्रिंसिपल्स होते हैं। और लेकिन ये जो परिगणात्मक प्रणाली है ये बहुत ही आसान है, बहुत सरल है, लेकिन पक्षात्मक कभी कभी बहुत जटिल हो जाता है। बहुत ठीक है बट कभी कभी बहुत ही जटिल हो जाता है, तो इसलिए इसका प्रयोग बहुत कम होता है। डीडीसी वगैरह इसके एग्जाम्पल हैं परिगणात्मक के, लेकिन सीसी जो है पक्षात्मक का है। तो डॉक्टर रंगनाथन ने इसलिए इसको चुना था क्योंकि वो भविष्य में आने वाली चुनौतियों के बारे में पहले से जानते थे। और परिगणात्मक में इंडेक्सिंग अनिवार्य है और पक्षात्मक में इंडेक्सिंग बहुत ही कम की जाती है। तो ये रहा इन दोनों में अंतर, कई बार पूछा जा चुका। आई होप यू अंडरस्टैंड। उपयोग के क्षेत्र के रूप में साहित्य और साहित्य के रूप में पुस्तकालय वर्गीकरण की व्याख्या करना है, तो ये भी कई बार पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन में से आता है। तो उपयोग के क्षेत्र के द्वारा बाय एरियाज ऑफ एप्लीकेशन, तो इसमें विशेष वर्गीकरण आता है कि जो ज्ञान के विशेष क्षेत्र होते हैं जैसे अर्थशास्त्र, बैंकिंग, व्यावसायिक सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, ये सारी चीज़ें विशेष वर्गीकरण के अंतर्गत आती हैं। और ये पत्रिकाओं, लेखों, शोध पत्र, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होते हैं। उपयोगकर्ताओं के हित की बात की जाए तो इसमें उपयोगकर्ता जो है उसको फोकस किया जाता है। और विशेष वाले में हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि जो विशिष्ट पुस्तकालय जो बनाए जाते हैं वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। और अगर उपयोगकर्ताओं के हित की बात की जाए तो सामान्य पुस्तकालय इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो यही है इसमें। और साहित्य के रूप में देखा जाए सामान्य वर्गीकरण भी इसका होता है। 3 तरह के वर्गीकरण हैं, एक तो विशेष वर्गीकरण, और दूसरा उपयोगकर्ताओं को ध्यान में रखकर वर्गीकरण, और तीसरा सामान्य वर्गीकरण, और चौथा साहित्य के रूप में। तो इसका जो एग्जाम्पल है जो विशेष का, तो इसमें
एडिनबर्ग इंजीनियरिंग वर्चुअल लाइब्रेरी सिस्टम ये आ जाता है। लेकिन अगर यूजर्स इंटरेस्ट क्लासिफिकेशन को देखा जाए तो इसमें DDC आ जाता है, जिसमें 800 प्रकार के साहित्य, 400 प्रकार के शोध, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाते हैं। सामान्य क्लासिफिकेशन को देखा जाए तो इसमें UDC, CC एंड DCC, LCC सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। साहित्य के रूप में अगर इसको देखा जाए तो आधिकारिक जो रिपोर्ट्स होती हैं, पेटेंट होते हैं, मानक होते हैं, नक्शे CD, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो इसमें व्यवस्थित किए जाते हैं, और जिसके लिए पुस्तकालय में विभिन्न प्रकार की व्यवस्था की ज़रूरत होती है। और इसमें पाठक की आयु श्रेणी, इसके आधार पे क्लासिफिकेशन होता है। और कुछ पुस्तकें होती हैं जो उधार लेकर रखी जाती हैं, तो उसके लिए अलग वर्गीकरण। वर्तमान में और आरक्षित जो स्टॉक होता है उसके लिए अलग क्लासिफिकेशन। दस्तावेज़ों का आकार कैसा है, भौतिक निमित्त कैसे हैं, काल्पनिक साहित्य, दस्तावेज़ की भाषा, अस्थायी महत्व के दस्तावेज़, ये सारी चीज़ों के आधार पे किया जाता है। एक और भी चीज़ जो है, ब्रेल लिपि में पुस्तकें जो होती हैं वो उसका अलग वर्गीकरण किया जाता है। और आप लोगों से मैं बोलना चाहता हूँ, आप लोग शायद लाइब्रेरियन ही बनोगे, आप लोगों ने ये किया है, तो जब भी आप लाइब्रेरियन बने तो जो ब्रेल लिपि की पुस्तकें हैं उस पर ज़रूर ध्यान दो। बड़ी समस्याएं होती हैं, मैंने खुद भी इन बच्चों के लिए पुस्तकें खोजी हैं लाइब्रेरीज़ में और नहीं मिलती हैं। तो आप जब लाइब्रेरियन बन रहा तो इन बच्चों के लिए ज़रूर कुछ करना है प्लीज़। अगला यूनिट 3 हम लोग बाद में करेंगे। थैंक यू।